बस में एक साथ जब हम लोग मिलके ये जब जर्नी शुरू करेंगे तो एक जो भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो एक बात की बात होगी। तो अच्छा लगेगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी थोड़े पार्टिसिपेंट्स और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग भी आ जाएं। तो उसके बाद फिर जो है हम अपना इसका एक जो बेस बनाते हुए कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे और थोड़ा सा आज हम एक डेमो भी देंगे और उसमें आप लोग जज करिएगा कि हम लोग क्या आपको देना चाहते हैं। सीमा जी, आप थोड़ा सा कर दीजिएगा। हेलो, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? जी, पालीवाल जी बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को टीच करेंगे और इस बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हम लोग एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मायना क्या है, सही मायने में इसका मीनिंग क्या है, ये जानेंगे। इसके साथ साथ हम राशियों के फीचर्स को जानेंगे। एक स्क्रैच से इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम में से अभी भी कई लोग ऐसे हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें हम जितना भी डूबेंगे उतना हमारे लिए थोड़ा है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी कि कोर्स में कंटेंट क्या है, कोर्स को किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, ये सब चीजें आपको पालीवाल जी पीपीटीज की हेल्प से आप लोगों को डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आफ्टर डिलीवरिंग द बेसिक कोर्स कंटेंट की व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। लेकिन इन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमारा एक ही मेन गोल है कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आप लोगों को सही मायने में हम इस ज्योत को, जो एक ईश्वर की ज्योति है, इसको सही मायने में इसका मायना समझाने में अगर हम लोग थोड़ा सा भी कामयाब हो जाएंगे तो हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। सो पालीवाल जी, आप थोड़ा सा कोर्स की डिटेल्स और टॉपिक वाइज हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, ये सब चीजें आप जरा पार्टिसिपेंट्स को बताइए। सीमा जी, पवन कुछ जी, कुछ वेट करना है और पार्टिसिपेंट्स का, या वी शुड स्टार्ट नाउ? आप स्टार्ट कर दीजिए पालीवाल जी, क्योंकि नहीं रिकॉर्डिंग आप, चल रही हाँ है। जी बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग जुड़ते जाएंगे उनके पास भी रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में एक बार डाल देंगे, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट्स किसी रीजन से नहीं जुड़ पाए हैं इस मीटिंग में, वो भी इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे और उनको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम कोर्स की डिलीवरेंस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने जा रहे हैं। स्ट्रीम्स तो बहुत हैं इसमें, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल। जब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, तो दूसरे स्ट्रीम में भी जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी, ऐसा हमने नोट किया है कि लोगों को प्रॉब्लम फील होती है। तो अभी तो ये एक हमारा काल पुरुष का चार्ट देख रहे हैं। पवन जी, थोड़ा सा ये हम अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैं हूँ शिवशंकर पालीवाल। पवन जी, इसमें कॉन्टेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। जस्ट कॉन्टेक्ट्स वाला, चलिए खैर कॉन्टेक्ट्स हम दे देंगे। तो मैं हूँ शिवशंकर पालीवाल। हमारे साथ जो अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही थी मिसेस सीमा श्रॉफ, हमारे पवन जी और तेजेंद्र छावड़ा जी, हम लोगों ने सभी ने एक साथ एक इंस्टीट्यूट से पोस्ट विशारद किया हुआ है। मैं अभी भी उसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ से पोस्ट विशारद भी कर रहा हूँ। और अन्य अदर वे में भी मैं उस इंस्टीट्यूट से अभी प्रेजेंट में कनेक्टेड हूँ। फर्दर अब हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हमारे यहाँ
जो ज्ञान का जो एक स्रोत रहा है वो है वेद। तो वेदों में के 6 भाग बताए गए हैं और उन 6 भागों में से एक भाग है ज्योतिष। मैं यहाँ एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि वेदांग मतलब वेदांग का मतलब वेदों के अंग। तो उसमें से एक शिक्षा है, एजुकेशन, नॉर्मल टर्म है, इससे आप सभी परिचित होंगे। दूसरा जो है अंग है वेद का, वो कंक है। कंक का मतलब होता है जो पूजा की परंपराएं होती हैं, उसमें जो ऋचाएं होती हैं, उन सबको वेदों में जो संकलन किया गया है तो वो कंक के रूप में आता है। वेदों में किसी भी भाषा के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है, ग्रामर बहुत जरूरी है। तो एक व्याकरण उसका हिस्सा है। एक निरुक्त, निरुक्त मीन्स एटाइमोलॉजी। संस्कृत की एक खूबी है कि अगर कोई भी शब्द संस्कृत ने दिया है तो उससे पहले उसमें जितने भी अक्षर समाते हैं उस शब्द में, तो हर एक का अपना मीन होता है। वो टोटलिटी में उस शब्द को बना के देते हैं और उसका एक परफेक्ट मीन निकल के आता है। तो इस तरह से उस शब्द की जो चीड़ा हम लोग साधारण भाषा में समझे कि उसकी चीरा फाड़ी की जाती है। तो निरुक्त से मतलब यह है कि शब्द की एक एक शब्द की व्याख्या जो की जाती है उसको छंद मतलब पोइटिक वे में किसी बात को कहा गया है तो वो छंद है। और छठवां जो वेदांग ज्योतिष वेदों का माना गया वो ज्योतिष है। ज्योतिष को वेदों की आंख भी कहते हैं, आई। ज्योतिष इज द आई ऑफ वेद। तो अब इसको आई क्यों कहते हैं? जैसे एक सामान्य नॉर्मल वे में अगर हम सराउंडिंग में देखें, कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश उसकी ज्योति नहीं है, उसकी मतलब आंखों से वो देख नहीं पा रहा है, तो आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि वो व्यक्ति जब अपने एक्शन में होता है तो आंख न होने की वजह से उस समय उसके एक एक्शन के लिए कई एक अंग उसके काम करते हैं, तब जाके वो उसको जज कर पाता है। वो अपनी उस वक्त स्मेल से महसूस करेगा, वो उस वक्त अपने ईयर से जो स्किन तक जो टच आता है उससे महसूस करेगा। तो कहने का मतलब है कि एक आंख न होने पर उसके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो आंख की इम्पोर्टेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यही खासियत यहाँ है कि ज्योतिष कितना मीनफुल है, मीन्स कि और उस व्यक्ति के जिसके पास आंख नहीं है उसे तो चारों तरफ अंधेरे अंधेरा दिखता है। तो अगर जीवन में भी इसी तरह से अंधेरा है तो अंधेरे को भी वैसे भी अज्ञान माना जाता है। और जब जीवन में प्रकाश है, जीवन में ज्योति है, तो ज्ञान है। तो ज्योतिष से एक तरह से हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथी होंगे जो अपने ज्योति संवरण के लिए चाक्षुषी विद्या का पाठ भी करते होंगे। तो उसमें आता है ज्योतिर्मागमय, मतलब हे प्रभु मुझे ज्योति की ओर ले चलो। तो इसी तरह से ज्योतिष का हमारा जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम केवल लोगों के भाग्य उसी को नहीं देखते, हम ज्योतिष से अपने साधना की ओर भी, आध्यात्म की ओर भी और अपने उत्थान की ओर भी जाते हैं। नॉर्मल वे में जो ज्योतिष के जो मुख्य आधार हैं जिनके ऊपर ज्योतिष टिका हुआ है उसमें 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। तो इन सब को कॉम्बिनेशन से हर ग्रह की अपनी खासियत है, ऐसे हर राशि की अपनी खासियत है। और उनका जब कनेक्शन नक्षत्र से बनता है तो उनकी अपनी खासियत है। आज की डेट में तो हम लोग राशियां लेके चल रहे हैं, वैसे हमारा ज्योतिष जो है शुरू जो है नक्षत्र के ही आधार पर रहा है। नेक्स्ट।
अब बात आती है कि भाई ज्योतिष से हमें मिलता क्या है। तो ज्योतिष जब जिस समय किसी व्यक्ति का बहुत ही मुश्किलातों का समय हो, जब उसके जीवन में बहुत हार्डशिप हो, तो वो जो है छटपटाता है, और उस समय ज्योतिष एक उसके जीवन में वरदान की तरह होता है। अगर उसे सही ज्योतिषी कोई मिलता है तो उसको गाइड करता है। अब कोई धोखेबाज है तो वो एक अलग बात है, इसीलिए यहाँ हम एक चीज अभी से कह के चल रहे हैं कि हम लोग कोई जादू टोना इस तरह से कोई चीज पर नहीं जाएंगे, और न ही ज्योतिष में ऐसी कोई बात करेंगे जिससे किसी के अंदर डर पैदा हो, किसी के अंदर भय पैदा हो। हॉरोस्कोप को हम हॉरोस्कोप मानेंगे, उसे हॉरर स्कोप नहीं मानेंगे। तो ये चीज, और आप लोग भी जो भी यहाँ सीखते हैं या सीखे हुए हैं या अपने क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, मेरा सबसे निवेदन यही है कि हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप के नजरिए से लोगों की देखें, उसे हॉरर स्कोप न बनाएं। अब यहाँ ज्योतिष केवल भाग्य का ही देखने का सहारा नहीं है। ज्योतिष के थ्रू तो, जैसे ज्योतिष की अभी हम आगे जाके बताएंगे, जब ज्योतिष की एक और भी ब्रांचेस हैं, उसमें एक जो है मेदिनी करके जिसे घूमते हैं, तो उसके जरिए हमारे अर्थ पर भी, ह्यूमन बींग्स पर तो जो इफेक्ट आ ही रहा है ग्रहों का, वो तो है ही है, लेकिन अर्थ के बहुत बड़े हिस्से में भी आ रहा है, वो भी है। ज्योतिष के जरिए ऐसा भी होता है कि डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते कि उनकी डिसीज क्या है। और ये मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे बोलने दे रहा हूँ, खासतौर से मर्करी से रिलेटेड जब डिसीज हो जाती हैं, डॉक्टर उसे जज नहीं कर पाते, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से डिसीज तक डायग्नोज हो जाती है। नेक्स्ट। आप लोग ने महसूस किया होगा, एक हमारे जीवन में बहुत मुख्य रूप से आता है कि जब शादी विवाह के लिए जाते हैं और वहाँ किसी की हॉरोस्कोप सामने होती है, व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हॉरोस्कोप से उस दोनों लोगों के सब कुछ, कि उन दोनों की पर्सनालिटी क्या है, वो सब कुछ सामने हॉरोस्कोप बता देती है। तो यहाँ जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी इसी तरह से डायग्नोज हो जाती है, और उसकी हैबिट्स क्या है, उसके एटीट्यूड्स क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका जीने का तरीका क्या है, ये सब कुछ हॉरोस्कोप के थ्रू एक्सपीरियंस जब हम लोगों को हो जाता है, तो वो चीज भी हम हॉरोस्कोप से निकाल के बाहर लाते हैं। फिर ज्योतिष में जैसे बहुत सारी हॉररी भी एक पार्ट है। कोई व्यक्ति कई एक काम कर चुका है, सब में फेल्यूर हो गया, तो वो काउंसलिंग करता है ताकि उसे और सेटबैक न लगे। तो ज्योतिष से उसे बिजनेस करने की गाइडेंस मिलती है। कोई बच्चा है, उसने अपना सीनियर सेकेंडरी कर लिया, और वो एक कंफ्यूजन में रहता है कि भाई हमें अब इसमें किस तरह की स्ट्रीम में एजुकेशन की किस तरह की स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो वो इस तरह से करियर काउंसलिंग की जाती है। ये मेरे भी अपने अनुभव में, आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे कि जब कहीं हम लोग परेशान हो रहे होते हैं और हम उसका समाधान चाहते हैं, तो हम लोग हॉरेरी या प्रश्न शास्त्र का सहारा लेते हैं, और वहां से जो आउटपुट आती है, वहां से जो रिजल्ट आता है, वो एक सुकून भरा होता है। और जब वो उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन मिल जाता है जातक को, तो फिर उसे एक बहुत ही संतुष्टि मिलती है। जैसे कि अभी हमने बताया ही था कि हर हॉरोस्कोप में चाहे किसी जातक की हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। राशियां उसके हॉरोस्कोप में
12 ही होंगी, 12 ही भाव होंगे और उसमें उन्हीं 27 नक्षत्रों के अंदर ग्रह बैठे हुए होंगे। एक आम ये अभिजीत नक्षत्र जो यहाँ दिखा रहे हैं, वैसे नक्षत्रों की संख्या में तो है 28वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रयोग तो केवल मुहूर्त में होता है। हॉरोस्कोप की स्टडी में इस नक्षत्र का कहीं हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक आम चीज सुनने में आती है कि भाई ये जातक गंडांत में या गंडमूल में पैदा हुआ है। तो ये गंडांत बनता कैसे है, इसके लिए 6 नक्षत्र जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन नक्षत्रों में भी विशेषकर किस स्टेप में, किस चरण में जातक का जन्म हुआ है, उसके आधार पर जब गंडांत में, गंड मूलों में जब पैदा होता है जो भी जातक, उसको जीवन में बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी होती है। लेकिन किस नक्षत्र के हिसाब से वो हार्डशिप का एक्सट्रीमनेस क्या होगी, वो नक्षत्र पर डिपेंड करेगी। और वो जब हमारी क्लासेस फर्दर चलेंगी तो उसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। यहाँ कारक और कारकत्व तो हर भाव का अपना कारकत्व होता है, और उस भाव के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही भाव है, तो पहला भाव में जातक उसके जन्म का है, वहाँ एक आत्मा दूसरे संसार से, दूसरे लोक से, उसने इस लोक में उस आत्मा ने पदार्पण किया है। तो अब पहला भाव है तो उसका कारक जो है सूर्य है, क्योंकि आत्मा है वो, और उसके कारकत्व भी हर भाव के अपने अपने कारकत्व हैं। जब आप पढ़ेंगे कि किसी जैसे चौथे भाव के लिए वहां एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, तो हर भाव के, तो उन भावों के कारकत्व के ही आधार पर आप किसी की हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे। सिंपली वे में हम लोग 9 ग्रह बोलते हैं। वैसे तो अगर सोलर सिस्टम के हिसाब से हमने, तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। देखिए पीछे वाले 3 प्लैनेट हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। उसके क्यों नहीं करते, जब क्लासेस में आएगी तो भी हम बता देंगे। अब सोलर सिस्टम में कहने को तो सन हमारा स्टार है, लेकिन हमने उसको अर्थ लिया हुआ है, सॉरी उसको भी हमने ग्रह माना हुआ है। ये जो अभी हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की जो सीक्वेंस बताई थी, इसमें जो अर्थ है, हम अर्थ से जियोसेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को खुद नहीं देख सकता, तो इसी रूप में अर्थ जब जियोसेंट्रिक है तो अर्थ अपने आप को नहीं देख सकती। अर्थ से जो सारे ग्रह दिखाए जा रहे हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो अर्थ के सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मून जो है अर्थ के चारों चक्कर लगाता है, तो मून को जो है अर्थ के जो चार्जेस हैं वो मून को दे दिए गए हैं। तो इसलिए मून को एज ए प्लैनेट इंक्लूड करते हैं। तो फिजिकली जो बॉडीज, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्टेंस है जिन प्लैनेट की, वो 7 होती है, और 2 जो है उसमें राहु और केतु, इनको सामान्य रूप में तो हम छाया ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये जो है चंद्रमा के और सूर्य के जो हमारे इस स्पेस में जो रास्ते हैं जिन पर ये दोनों चलते हैं, वो रास्तों का एक इंटरसेक्ट होता है, जहाँ वहाँ जो नोड हैं, ये राहु और केतु वो नोड होते हैं। तो लेकिन ये वैसे तो जितनी इनकी व्याख्या की जाए कम है। जब क्लासेस में आएगी तो राहु और केतु के बारे में बताएंगे, तो ऐसे राहु केतु को भी, और राहु तो इतना पावरफुल, अब हम छाया ग्रह बोलेंगे, वैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये तो सबको दबा लेता है, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य को भी नहीं छोड़ता। फर्दर एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मा थ्योरी, ये हमारी बहुत से लोग इसको मिथ मान सकते हैं, पर ये मिथ नहीं है।
हमारा जो जीवन है इसमें जो कुछ भी आता है, इस जीवन का तो जो है वो तो है ही है, लेकिन हमारे कर्म और कर्मों की, क्योंकि सीड हैं और वो सीड कब से आ रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी हॉरोस्कोप एक हिंट देती है कि आपके इस तरह से कर्म के आधार पर आपका जन्म हुआ है, और उनको करके अपनी फ्री विल, क्योंकि फ्री विल जो है हमारे पास कंट्रोल में है। बाकी जो हमें प्रारब्ध, जिसे हम भाग्य कहते हैं, भाग्य हमें जो भी मिला है पिछले जन्म से, वो तो हमारे कर्मों के आधार पर मिला हुआ है, और उस प्रारब्ध को हम चेंज नहीं कर, मतलब जो प्रारब्ध लेके आए वो तो हमें भोगना ही भोगना है, लेकिन अब आगे के लिए उसके लिए फ्री विल हमारे पास है, वो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर इसी जन्म को हमने मोक्ष में ले जाना है तो ये जातक के ऊपर है, इसमें किसी के जरूरत नहीं है कि हमें ऐसा करना है। जातक अगर चाहे तो यही जन्म जो है जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को ले जा सकता है। सामान्य लोगों ने, सभी ने ये पढ़ा ही है कि हॉरोस्कोप में बहुत सारे संबंध होते हैं। जब पढ़ाएंगे, अभी तो यहाँ से नहीं है कि केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, दूसरे भाव क्या होते हैं, लेकिन इन सबों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जब पीएससी बोलते हैं, पीएससी का मतलब है कि प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या है, ये मीन एस्पेक्ट, उस ग्रह का एस्पेक्ट क्या है, और ये उन ग्रहों के किस तरह से हॉरोस्कोप में कंजंक्शंस बनी हुई, युतियां बनी हुई हैं, तो उनके आधार पर देखिए योगों की अगर संख्या देखी जाए, वैसे तो 3000 योग से भी ज्यादा बन जाते हैं, तो 3000 तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऐसे जीवन में जिनका आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बुध आदित्य योग है या गजकेसरी योग है या राजयोग है। राजयोग में भी वैरायटीज होती हैं, जिसमें हम शिव शक्ति योग भी बोलते हैं, या जो है श्री विष्णु श्री और श्री मतलब मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु योग से, इस तरह के जो योग बनते हैं और उनके कैसे कैसे आपको जीवन में प्रभाव मिलते हैं देखने को, तो वो सब आप यहाँ से जान पाएंगे। ये एक बार जरा कालपुरुष के हॉरोस्कोप दीजिएगा पवन जी। ये एक कालपुरुष की हॉरोस्कोप है, जिसमें फर्स्ट हाउस में हमेश मेष राशि दिखाई गई है, सेकंड हाउस में वृष राशि दिखाई गई है, और थर्ड हाउस में मिथुन राशि है, चतुर्थ हाउस में मतलब फोर्थ हाउस में कर्क राशि है, फिफ्थ हाउस में सिंह राशि है, सिक्स्थ में कन्या राशि है, सप्तम में तुला राशि है, अष्टम में वृश्चिक है, नौ में केतु है, सॉरी केतु नहीं धनु राशि है, दसम में मकर राशि है, 11th हाउस में कुंभ राशि है, और 12th हाउस में, तो ये एक काल पुरुष की है। जन्म जब व्यक्ति का होता है उस समय जो हमारी जो भी लगन का ईस्टर्न हॉराइजन में कैसे होता है वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और आप किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही एक रफली आइडिया लगा सकते हो कि इस टाइम में जातक का जन्म हुआ है और इन डेटों में जन्म हुआ है, तो यहाँ उसकी कौन सी किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप अपने वैसे ही पता कर लेंगे कि यहाँ किस लगन के हिसाब से जातक का जन्म हुआ। तो लगन के हिसाब से ये राशि बदल सकती है, यहाँ तो बाई डिफॉल्ट आपको मेष राशि दिखाई दे रही है, परंतु ये जो हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप ईच एंड एवरी, चाहे किसी राशि में जन्म हुआ हो, ये उसके ऊपर ओवरलेप्ड रहती है। अब ओवरलेप रहने का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को तरह तरह से उसके प्रश्नों, उसके जो शंकाएं थी
उनका वो निवारण कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं ये था और वो था। उन्होंने ये जब कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को भी दिया था, सूर्य ने ये विवस्वान को दिया, विवस्वान ने जो है ये इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के नाम से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि वो भगवान राम के वंश में हैं, उनके पूर्वज हैं। तो अर्जुन ने कब ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य तो न जाने कितने कब से है, पता ही नहीं उसका। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक विराट रूप धारण किया, और विराट रूप जब धारण किया तो अर्जुन देखते हैं कि उनका मस्तक या सिर अनंत आकाश की ओर है, पैर और उनके अनंत भुजाएं हैं, अनंत सिर हैं, अनंत मतलब हर चीज अनंत उनके शरीर में समाई हुई है। तो उसका मतलब उन्होंने फिर ये बताया कि इस सृष्टि, इस धरती का हर एक प्राणी मुझ में ही समाहित है। तो इसीलिए जो काल पुरुष की हॉरोस्कोप है ये हर हॉरोस्कोप में समाहित है। तो काल पुरुष की हॉरोस्कोप को हम कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे किसी लगन की हो या कुछ भी हो, लेकिन ये काल पुरुष का हॉरोस्कोप हमेशा ही उसके ऊपर ओवरलिप्ड रहेगा। नेक्स्ट, ये जो है एक हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप हमारे यहाँ इसको एक मिथ लोग बहुत से कहते हैं कि ये तो सब पंडितों के चोचले हैं, पंडित तो बेवकूफ बनाते हैं, जैसी भी धारणाएं लोगों के बीच में है, वो एक अलग बात है। लेकिन कितना वैज्ञानिक है वो मैं यहाँ से, हालांकि इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं यहाँ से एक आपको, पवन जी ये वो वाला होगा जो एक हमने बच्चे के रूप में बनाया था? देख, दूसरी स्लाइड लगानी पड़ेगी इसके लिए, 1 मिनट देखता हूँ। स्टॉप करूं? इसको स्टॉप कर दीजिए, वो लगाइए। हाँ हेलो, तो ये हमारा काल पुरुष का चार्ट बना हुआ है सुपर ह्यूमन बीइंग का। इसमें ये चतुर्थ भाव जो है, 4th हाउस है, इसको कैंसर साइन को कर्क राशि को दिया हुआ है, और पंचम भाव मीन्स 5th हाउस जो है सिंह राशि को दिया हुआ है। और इसमें, और ये जो है लग्न बोली जाती है, मीन्स जहां जातक का जन्म होने के बाद जो उसे ये यहाँ उसको इस संसार में जन्म के बाद जो आता है वो ये है। अब मैं यहाँ कि हमारे ऋषियों ने इसको कर्क राशि का जो स्वामित्व या लॉर्डशिप है वो मून को ही क्यों दी, सिंह राशि की जो लॉर्डशिप है वो सन को ही क्यों दी। तो मैं यहाँ आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा समझने में कहीं आपको मुश्किल हो, तो वो एक ध्यान दीजिएगा कि अभी जैसे मैंने बताया था कि हमारी अर्थ जो स्वयं को नहीं देख सकती, जियोसेंट्रिक, एक मिनट, तो मैंने इसमें बताया था कि अर्थ जियोसेंट्रिक के बेस पर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अपने को नहीं देख सकती, तो उसकी जो चार्ज है वो मून को दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है,
वो जननी कही जाती है। मीन्स उसमें जो भी बीज बोया जाएगा वो उसमें जन्म लेगा। तो ऐसे ही जब चार्ज चंद्रमा को मिल गया तो चंद्रमा को इसीलिए माँ कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ने पृथ्वी का अपने ऊपर लिया है तो चंद्रमा जननी का काम करने लगा, इसलिए वो मदर है। और एक ये वैज्ञानिक तौर से साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जो भी बीज, जो भी उसका जो जर्मिनेशन होता है उसका कारक मून है। जो भी जर्मिनेशन होता है किसी भी बीज का उसका कारक मून है। तो मून का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जर्मिनेशन, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का भी जो जर्मिनेशन है उसमें मून का रोल होता है। और अगर हम अपने शास्त्रों को जाके पढ़ेंगे तो शास्त्रों में गर्भाधान के भी जो टाइम बताए गए हैं वो मून के आधार पर तिथियां बताई गई हैं। तो मून जर्मिनेशन का एक मेन फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ जो सन है, कोई भी सीड अर्थ में बो दिया जाए उसका जर्मिनेशन का, ठीक है जर्मिनेशन हो गया, जब वो अर्थ से बाहर आता है उसके, जब वो पनपना शुरू कर देता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के ही पास ये खासियत है और पूरी पृथ्वी पर किसी भी दूसरों के पास ऐसी खासियत नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो कर पाते हो। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो करता है तो उसके अंदर फूड बनता है, और फूड का जो अल्टीमेट नहीं कहूंगा अभी, फूड जो है कंडेंस होके एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फ्रूट है, फ्रूट का जो अल्टीमेट जब फॉर्म है तो वो एक सीड में जाके कन्वर्ट होती है। तो सीड जो है वो सन है। ये हम चाहे जो भी अनाज खाते हैं सीड ही खाते हैं, इट मीन्स सीधे सीधे सन की एनर्जी इसीलिए हमारे अंदर आती है। हम जो सरवाइव करते हैं इस अर्थ पर फूड की वजह से, वो फूड का मतलब हम सीड ले रहे हैं, मीन्स सन की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। तो सीड सन है। अब इस चीज को मैं दूसरे वे में आपको बताऊं कि जब अमावस्या का दिन होता है तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री में आ जाते हैं। मीन्स मून जो है सूर्य के आगोश में आ जाता है। जब मून सूर्य के आगोश में आ गया उस दिन पूरी तरह से अंधेरा होता है, धरती वालों को चंद्रमा देखने को नहीं मिलता, जबकि चंद्रमा कहीं गया नहीं है, इसी में ही है। लेकिन वो चंद्रमा सूर्य के पूरे आगोश में है। मीन्स प्रकृति, अगर हम लोग आध्यात्म के रूप में जाएंगे तो प्रकृति को जो है माता जगदम्बा बोला गया है, और चंद्रमा जो है माता जगदम्बा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो अधिष्ठाता देव है वो माँ जगदम्बा ही है। चंद्रमा का जो अधिष्ठाता देव है वो माँ जगदम्बा ही है। और सन के जो अधिष्ठाता हैं वो ईश हैं। ईश मीन्स शिव हैं। और शिव को जब हमारे आध्यात्मिक के जो भी शास्त्र हैं उसमें जाके रहे हैं, शिव को बीज कहा गया है। तो ये बीज और ये प्रकृति जब दोनों उस दिन मिलते हैं, आगोश में जब होते हैं, तो उसके बाद प्रतिपदा उस दिन तो दिखाई नहीं देता। जब पहला दिन शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा शुरू होती है उस दिन भी चंद्रमा बमुश्किल दिखाई देता है। अर्थात प्रकृति का बीज जो है वो चंद्रमा के गर्भ में है। उसके बाद
जब द्वितीया आती है, जिसको वो दूज का चांद बोलते हैं, तब एक हल्का सा उसका क्रिसेंट दिखाई देता है। वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेशन के बाद वो अर्थ के ऊपर आके दिखाई देने लगता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है। तो एक तरह से इन दोनों के समन्वय से यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन हो गया। अब बात आती है कि चौथे घर कोई माँ क्यों नहीं है, यहाँ से भी तो कर को शुरू कर सकते हैं, यहाँ भी कर को रख लेते, यहाँ भी मूल रख लेते, यहाँ जो है चंद्र, यहाँ सन रख लेते, यहाँ मूल रख लेते। इनको यहाँ भी तो, इन दोनों को जो इधर बैठाना गया है, इनको यहाँ भी बैठान के सोचा जा सकता था। लेकिन यही क्यों, और यहीं से फिर जो है ये बर्थ यहाँ क्यों है? तो आप देखते हैं कि पूरे साल में सन जो है 12 राशियां घूमता है, अर्थात एक राशि में सूर्य 1 महीना रहता है। तो आप यहाँ से काउंट करिए, जब यहाँ सीड का जर्मिनेशन हो गया तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ कंप्लीट हो गए। और जब 9th कंप्लीट हो गए, प्रकृति ने अपना कार्य पूरा कर लिया और उसके बाद ये 9 मंथ पूरे होते ही एक प्राणी यहाँ पर उसका अवतरण हो गया, एक आत्मा का अवतरण हो गया। और इस आत्मा को, चूंकि ये इस बीज का से जर्मिनेटेड है, इस बीज का रूप है, इसीलिए हमारे यहाँ इसको आत्मज, अगर पुत्र है तो आत्मज बोलते हैं, और अगर पुत्री है तो इसको आत्मजा बोलते हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदरता इसमें दिखाई है कि यहाँ ही मदर को भाव दिया गया है। और यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ से 9 महीने की यात्रा पूरी हो जाती है तो वो जो जर्मिनेटेड बीज था, जिसका जर्मिनेशन हुआ था, वो एक अवतरण लेके यहाँ पर इस संसार में आ जाता है। तेजेंद्र जी, जी तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लोगों के, जी हम Q&A ले लेते हैं। नहीं, Q&A से पहले तेजिंदर जी जी थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देते हैं अपने कोर्स के बारे में। श्योर कि श्योर। कोर्स कंटेंट बहुत ही सुंदरता से पालीवाल जी ने एक्सप्लेन किया है। जी 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 अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इस कोर्स के अंदर ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा और कितनी क्लासेस हैं, टाइमिंग्स क्या होंगे, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या क्या चीजें हम अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो भी ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को, वो हम क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। इसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सही मायने में, एक वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी का क्या स्थान है, एस्ट्रोलॉजी का क्या प्लेस है, वो आपको पता लगेगा। बिकॉज अवर मेन गोल इज दैट बाय द टाइम you complete this course, you finish this course, you will have enough knowledge, enough understanding about this science, how to read and how to interpret the astrological charts. आप इतनी नॉलेज इसके अंदर गेन कर लोगे कि आप प्लैनेटरी पोजीशंस को इन कंटेस्ट विद योर ज़ोडिएक साइन आप उसको समझ पाओगे। आप प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के अंदर जब ये राज योगास के बारे में जो आपको पालीवाल जी ने अभी एक्सप्लेन किया, एक शॉर्ट ब्रीफिंग दी, बिकॉज अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक भी हम इस बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि बिना योगास को समझाए सॉरी बिना योगास को समझाए एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा सकती है। तो ये योगास जब ट्रांजिट के अंदर एक्टिवेट होते हैं, या आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे होते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर चीज को हमने परचेज करना है या हमने कहीं शिफ्ट करना है, लेकिन वो काम तभी होता है
जब वो डिस्टाइंड, आप लोग कहते हैं ना कि डेस्टिनी है, प्री डिस्टाइंड है, तो ये प्री डिस्टाइंड क्या होता है? ये आपका प्लानिटरी ट्रांजिट की जो मूवमेंट्स होती हैं वो जब एक्टिवेट होती हैं, कुछ योगास को एक्टिवेट करती हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर, तो ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं आपकी लाइफ में। ये सब चीजें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स से ले पाएंगे इस कंटेस्ट में, कि आप अपने और अपने से जुड़े नियर एंड डियर वंस के एक बेसिक जो हॉरोस्कोप का कंटेंट है, एक ओवरव्यू है, आप इतने इसमें कैपेबल हो जाएंगे कि आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। सी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में अगर हम बोले तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि इट इज अ वेरी डीप साइंस, एक ऐसा सागर जिसमें हम अगर ये जन्म, मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्म हमारे लिए थोड़ा है इस विद्या को सीखने के लिए, लेकिन तब भी हम लोग सब मिलकर एक छोटी छोटी कोशिश जरूर करेंगे कि इस विद्या को हम एक सही मायने में इसको एक नाम दे सकें और इस विद्या की जितनी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं इस बेसिक स्क्रैच में गेन कर सकें, बिकॉज बहुत बड़े बड़े महारथी भी, इस पार्टिसिपेंट्स भी इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्लासेस का कंटेंट क्या रहेगा, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, बिकॉज इस ईश्वर की ज्योत है, जो ईश्वर चाहेंगे कि जिस ज्योत को ज्योत से मिलाएं वो ही इस ज्योत में मिलेगा, बाकी आगे सब प्रभु इच्छा। 16 क्लासेस का ये बेसिक कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट आपका अप टू 20 क्लासेस तक एक्सटेंड होगा। 20 क्लासेस तक का मतलब ये कि जब तक हमारे सब जो भी हमारे भाई और बहन और हमारे पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज जब हम जुड़ जाते हैं तो वी आर ऑल वन फैमिली, तो हम लोग जब तक आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली नहीं मिल पाती, जब तक हम डिलीवरेंस नहीं करते, तब तक हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज 16 क्लासेस में डिजाइन किया है। ऐसा हो सकता है कि कई बारी कोई टॉपिक्स को समझने में हमारा यूजुअली प्री डिसाइडेड टाइम से ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए हमने इस कोर्स को अप टू 20 क्लासेस तक एक्सटेंड किया है। और मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को ये क्लासेस होंगी फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स टिल 10:30, जिसके अंदर आपका Q&A सेशंस भी होंगे। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो मेन पार्टिसिपेंट्स का, दोज हु आर गोइंग टू पे द फीस एंड जॉइन दिस कोर्स, उसके लिए एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। उस ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और हमारी टीम 24/7 आपके लिए कंप्लीटली रेडी है आपके क्वेश्चंस के, आपके क्वेरीज के आंसर्स को देने के लिए। लैंग्वेज इसके अंदर जैसे अभी आपने देखा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज, मतलब मिक्स लैंग्वेज के अंदर ये समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली प्योर हिंदी में ही समझाया जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली इंग्लिश में इसको डिलीवर किया जाएगा। जो लैंग्वेज मतलब जिससे पार्टिसिपेंट सब कन्वीनियंटली इसको अंडरस्टैंड कर सके। रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस कोर्स। WhatsApp group is created and also provided in a couple of days. PDF notes भी आपको इस पूरे complete course के provide किए जाएंगे। And one most important thing is that this course covers only the Vedic astrology. Pure Vedic astrology को हम एक नॉर्थ इंडियन चार्ट के ऊपर अप्लाई करके राशि के करेक्टरिस्टिक्स, भाव के फीचर्स, उस भाव में जो बैठे प्लैनेट्स हैं वो अपने आप में क्या इंडिकेट करते हैं, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस को हम अंडरस्टैंड करवाते हुए इस कोर्स को हम परस्यू करेंगे। वो मेरे चार्ज लगा हुआ था दूसरा रूम। पवन जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। इसकी जो फीस रहेगी वो बहुत ही नॉमिनल फीस है, दैट इज 1923 रुपीज इसकी फीस है। और ये कोर्स आपका बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट होगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। पालीवाल जी जैसे कि हमारे मेंटोर हैं, आपको उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऑलरेडी शायद पालीवाल जी को जानते भी हैं। तो आई थिंक हम लोग सब मिलकर इस जर्नी को तय करते हैं और जो भी लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं 31 को, दैट इज ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा के चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, तो उस दिन से हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे 31 से। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स की जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 31 आफ्टरनून तक अपने आप को एनरोल करवा लें और व्हाट्सएप ग्रुप जो मेन ग्रुप हमारा क्रिएट होगा उसके अंदर वो ज्वाइन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स वी मूव ऑन टू द Q&A सेशंस। आप लोगों की कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, उसके लिए तेजिंदर जी आप प्लीज हैंडल कीजिए
और Q&A सेशंस में आप लोग अपने डाउट्स को, अपनी क्वारीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपने आप रेज हैंड रेज कर लीजिए, जिसका भी जैसे रेज हैंड्स हैं, और जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पालीवाल जी से, तो हम एक एक करके सबका क्वेश्चंस लेंगे। तो काइंडली प्लीज रेज हैंड्स, वर्चुअल हैंड्स। तेजिंदर जी, एक बारी मैं एक पार्टिसिपेंट्स का हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं ठीक कि है, आप लोगों ने जो भी डेमो क्लास ज्वाइन करी है, तो ठीक है। उससे प्लीज आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों में से कोई भी अगर कुछ भी इसके बारे में कुछ कहना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है, तो प्लीज आप लोगों का वेलकम है। इफ एनीवन कैन जॉइन अस। अभी क्वेश्चन आए अनुपमा मैम का या नंजू मैम का ना? स्टार्ट करो, अनुपमा मैम से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बॉम्बे में रहती हूँ और आपने बोला गणेश चतुर्थी से शुरू करेंगे, तो हम लोग घर में गणेशा जी लेके आते हैं। 5 दिन का ये प्रोग्राम होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे ज्वाइन करना। आप शाम में टाइम नहीं दे पाते हैं? सर वो गेस्ट आते रहते हैं, कोई मुश्किल हो जाता है। मैम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी रहेगा। सो अगर कुछ आपका वीडियो छूट जाता है तो आप उसको देख भी सकते हैं, सो उसको क्लियर कर सकते हैं डाउट्स को अपना सारे देख करके ना। ओके ओके। नहीं, अगर हमें लगता है कि मेजोरिटी लोगों की अगर कुछ इस तरह की इच्छा आ रही है तो फिर थोड़ा सा जल्दी करने की सोचेंगे, अगर मेजोरिटी का ऐसा आता है बट वी आर कंसीडरिंग टू स्टार्ट फ्रॉम 31st, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है 31st ही है। यस, लेकिन अगर मेजोरिटी का देख लेते हैं, वोट देख लेते हैं कि आप बता दीजिएगा। और आपको रिकॉर्डिंग तो हम देंगे ही देंगे मैडम। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। एकदम मन में जाके बैठ रही थी बातें जो कि आप एक्सप्लेन कर रहे थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तेजिंदर जी, मेरा एक सुझाव है कि फर्स्ट क्लास को आप रिपीट रख लीजिए ना, सबका कवर हो जाएगा उसमें। किसका मैम? फर्स्ट क्लास को जो है ना, आप रिपीट रख लीजिए नेक्स्ट डे भी, तो Okay. सबका कवर हो जाएगा। मीन्स आज वाला ना? नहीं, ये 31st वाला बोल रहे हैं मैम। 31st नहीं पालीवाल जी, 31st को जो हम 31st क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास को नेक्स्ट डे भी रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, वो कर देंगे, वो कर देंगे थोड़ा मैम, उसका कर देंगे ओवर। मैं समझा कि आज को ये फर्स्ट मान रहे हैं तो आज का फर्स्ट नहीं, आज तो डेमो क्लास है ना। तो फर्स्ट को हम ऐसा कर देंगे पालीवाल जी, 15-20 मिनट का हम ओवरव्यू दोबारा से दे देंगे। हाँ। जिनका छूट जाएगा उनको 15-20 मिनट का यस स्टार्ट दोबारा से कर देंगे हम। हाँ। ठीक है, अंजू मैम का ले लीजिए क्वेश्चन। अंजू मैम बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार जी पालीवाल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। जो क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने जो सन और मून का बताया कि कंसीव करने का और पालने का, और 9th हाउस में जाके 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद डिलीवर होते हैं, उसके बाद ये 10th 11th और 12th का क्या मीनिंग है? 9th का तो आपने बता दिया, 9th तक के डिलीवर हो गया 9 मंथ्स का। हाँ। तो अभी जब हम बताएंगे तो इसमें अब देखिए मैम, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग जो है ना, हमारे तो 2 वर्ड चलते हैं आध्यात्म के अनुसार। बाकी ये जो है, जो बाजार में जो बैठे हुए हैं वो तो हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना देते हैं कि तुम्हारा राहु यहाँ बैठा है और तुम्हारा ये हो रहा है और शनि वो कर देगा और ऐसे कर देगा। इससे नहीं है। तो हमारी हॉरोस्कोप के 2 हिस्से बन जाते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं विजिबल, मतलब जो कुछ इस संसार में हम देख रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं यही समझा देता हूँ। एक काम पुरुष की लगा दीजिएगा पवन जी। 1 मिनट सर। तो एक्चुअली आज की डेट में हम जो कोई सी भी लगा दो, चाहे वो लगा दो चाहे यही लगा दो, फर्स्ट स्क्रीन यही लगा दो, फर्स्ट स्क्रीन लगा दो, जो पहले वाले चाहे ये भी लगा दो, कोई बात। आज की डेट में हम जो राशियां बेस्ड चल रहे हैं।
तो हम कहते हैं यहाँ हमारा एरीज साइन है, या टॉरस साइन है, या जो जेमिनी है, या कैंसर है। एक्चुअली क्या है, ये नक्षत्र बेस्ड जब हम चलते हैं तो ये थोड़ा इसमें रीअरेंज किया हुआ है। तो यहाँ से जो कृतिका नक्षत्र जो आएगा, यहाँ से जर्नी शुरू होके और यहाँ 8th तक विशाखा नक्षत्र तक जर्नी चलती है। और इससे जो जर्नी इधर का जो पोर्शन है, ये हमारा दूसरा संसार चला जाता है। तो जब आप दूसरे जो कह रहे थे 11th का क्या होगा, 12th का क्या होगा, 9th का क्या होगा, 10th, ये जो है हमारे इस वर्ल्ड के फील्ड नहीं है। ये इधर के जो ये फील्ड है। म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों को। फोन म्यूट कर दो सबको। कौन सा काट दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। हाँ, तो हमारा जो जब जर्नी चलती है तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके इधर का, मीन्स इसके अंदर कृतिका नक्षत्र आएगा और यहाँ विशाखा नक्षत्र। तो जो हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं और जिन जिन रिश्तों के साथ जी रहे हैं, वो सारे रिश्ते को कैरी करते हुए हमारी जर्नी इधर चलती है। तो 10th हाउस क्या रहेगा, 11th हाउस क्या रहेगा, 12th हाउस क्या रहेगा, 9th क्या रहेगा। तो ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्क्लोजर देंगे। और ये जो है रियल सेंस में हमारा दूसरे संसार का, जिसे हम परा कहते हैं, ये उसकी जर्नी यहाँ से चलती है। और ये इस समय जिसमें हमारा जीवन आया, ये यहाँ से जीवन ये यहाँ की चलती है। तो वो मैडम हम क्लियर करेंगे आपको जब बात का जब आएगा। अभी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड लाइक टू ज्वाइन। व्हाट्स द प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग नाउ? वो अभी सीमा जी बताएंगे मैम आपको। सीमा जी बता दीजिए एक बार, आप प्रोसेस बता दीजिए। आई एम इन फॉर श्योर। यस मैम। तेजेंद्र जी। जी मैम बिल्कुल। आई गॉट ये 10th हाउस और ये बाद का पारा हाउसेस में आएगा, एंड देन वो अलग अलग चीज एक्सप्लेन। ठीक है, ऑल राइट, गॉट इट। थैंक यू पालीवाल जी। ओके, थैंक्स। एक बार अनुप्रिया मैम को अनम्यूट कर दीजिएगा, अनुप्रिया कुमार जी को। अनुप्रिया मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। मैं अभी बाहर हूँ एक्चुअली। अच्छा। मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, तो थोड़ा लेट आपकी आवाज भी जरा कम आ रही है। जी हाँ, इसी वजह से बस। हाँ। नहीं, ज्वाइन तो करना ही है, उसमें तो दो मत है ही नहीं। हम पे, आप पे तो बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। आपने देखा है रिव्यू जैसे आप ग्रुप में भी डालते हैं। मैं यहाँ जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अनुप्रिया जी एक हमारी इंस्पिरेशन है। इन्होंने बहुत पहले से हमें एक कहा हुआ है कि आप शुरू करिएगा। तो हम कई महीनों से विचार कर रहे थे, लेकिन वो ये प्रभु की जब इच्छा बनती है तभी हम करते हैं। पर हाँ, ये हम कहेंगे सभी लोगों के लिए कि अनुप्रिया जी ने जो है हमें एक इंस्पायर किया है। नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, पर मुझे पता शुरू से लगता था कि जितना नॉलेज बांट सके उतना अच्छा है, जितने लोगों के पास वो नॉलेज पहुंचे। तो बस यही इंटेंशन था इसके भी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप ग्रुप में डालिए लिंक वगैरह, कैसे करना है आगे, so that we can go forward with. यस मैम, अभी बताएंगे मैम उसके बारे में, पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पालीवाल जी, आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है। हेलो पवन जी, आप हैं यहाँ पे? यस, मैं हूँ। बट पालीवाल जी की स्क्रीन हैंग हो रही है, आई थिंक उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इशू है प्रोबेबली। वो एग्जिट कर गए, वो इन करेंगे, हो सकता है उनका प्रॉब्लम हो। हाँ कुछ कोई बात नहीं।
सीमा जी तब तक आप प्रोसेस बता दीजिए। मैं वही बोल रही थी कि मैं तब तक प्रोसेस बता देती हूँ। जी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी पेमेंट की डिटेल्स हैं, आपको QR कोड भी सेंड कर दिया जाएगा। आपको पेटीएम नंबर, फोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर अलोंग विद IFSC कोड, बहुत से अलग ऑप्शंस, आपको 3-4 ऑप्शंस आप सबको दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट हो, आप उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं और मेन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कनेक्ट करिए मेन ग्रुप के ऊपर, तो हम लोग आपको असिस्ट करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी किसी को नहीं आएगी पेमेंट प्रोसीजर में, बट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डू लेट अस नो, हम लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी क्लास के बाद ही, डेमो क्लास के बाद ही वहाँ पे हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। आइदर फोन पे, आइदर पेटीएम, गूगल पे, और अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर सकते हैं। हेलो। जी प्रमोद जी, अपना सवाल बोलिए। हाँ सर, मेरा एक ही सवाल था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया और मोरलेस हम सब लोग कॉमनली कहीं ना कहीं शायद जुड़े हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। और बेसिक आपने चीज पकड़ी है कि सभी लोग सीखना तो चाहते हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, पर स्क्रैच से नहीं है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि शायद आप वो बेस जो ग्राउंड बनाना है सबको, वो वहां से स्टार्ट करेंगे। जी सर, बट मेरा बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट जी है जी सर। जी, कंटिन्यू करिए प्लीज सर। जी, तो बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी कोर्स कंटेंट आपका रहेगा कि क्या इसमें करवाएंगे, क्या क्या होगा, तो एक बार वो भी आप अगर फ्लैश कर दें ग्रुप में तो सबके लिए अच्छा रहेगा और हम भी उससे मोटिवेट हो पाएंगे। सर वो ऑलरेडी ग्रुप में हमने फ्लैश किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भेजा हुआ है। मैं भेज दूंगा। मैं तेजिंदर जी अभी इनको फिर से आज दे दीजिएगा। मैं अभी दोबारा भेज दूंगा। ओके ओके। तो सर कोर्स कंटेंट है, बिल्कुल हमने सिलेबस पूरा भेजा हुआ, तो मैं दोबारा भी भेज दूंगा। अच्छा, मैंने देखा नहीं, हम सॉरी। सर अभी भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ। प्लीज प्लीज। तो लेकिन पालीवाल जी, आई हैट्स ऑफ टू यू। आपने अपने जो भी बताया, मतलब मजा आ गया उसको सुन के। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सर, थैंक यू सो मच। अपने जो अपने पास जो भी है वो देने की कोशिश करेंगे जी, सो नाइस ऑफ यू और सर, थैंक यू सो मच। इसको इस तरह से मान के चलना कि कोई हमें, देखिए हमारे पास वो वाली चीजें नहीं है, तांत्रिक तो हम लोग हैं ही नहीं। जी जी और जी। ना जादू टोने वाला कोई काम है यहाँ। तो हमारा मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट की स्टडी है और सब्जेक्ट को बताना है। करेक्ट है सर। प्रमोद सर मैंने भेज दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या अजिराज सिंह जी का क्वेरी है कुछ? दिव्या जी कुछ कहना चाहते? दिव्या जी हैं अभी यहाँ पे या? अधिराज जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। अच्छा ओके मैडम। गुड इवनिंग जी सर नमस्ते, आपने बड़ा अच्छा समझाया। नमस्ते मैम। सर एस्ट्रोलॉजी को मैं पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रही हूँ। तेजिंदर जी जानते हैं मुझे, नीतू सिंह है मेरा नाम, अधिराज मेरे बेटे का नाम है। अच्छा ओके। कैसे हैं नीतू जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तेजिंदर जी। जी सर एक छोटी सी सजेशन है और एक रिक्वेस्ट है। हाँ ठीक है सर सजेशन सर ये है कि मैंने कोर्स कंटेंट पढ़ा है, काफी एलैबोरेटेड है सर, लेकिन मुझे एक चीज मिस लगती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और वैदिक में आप बहुत सारी चीजें हम लास्ट डे तक सभी लोग बहुत कुछ सीख लेंगे, पर सर छोटी सी एक सजेशन है कि उसमें
पूरे कंटेंट में ना दशा से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया। तो सर छोटा सा ये रिक्वेस्ट है कि अगर विंशोत्तरी दशा का इंट्रोडक्शन ऐड किया जाए तो वो बेनिफिट देगा सबको। दशा देखिए, वैसे तो दशा जहाँ तक इंक्लूड की हुई है, मुझे सर, जितना दशा- आ रहा है, मैंने बहुत पहले ये कंटेंट्स देखे थे, जी लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखो अगर हम एज ए होल लेके चलें जी तो वो ही अपने आप में कम से कम 10 दिन का सिस्टम है वो जी सर दशाओं का। सर इसीलिए बोला मैंने कि एटलीस्ट तो हमें उस सर हाँ, जो ये basic आपने जो जो सजेशन दिया है, तो जी हम उसको एक कुछ जो मुख्य रूप से जैसे आप रोजाना के यूज में जैसे लेके आएंगे, यस सर, है ना, तो उस तरह से हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जी सर। विंशोत्तरी दशा रख सकते हैं पालीवाल जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरा नहीं, देखो योगिनी वगैरह नहीं रखेंगे हम विंशोत्तरी का इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे देंगे, हाँ, पूरा अवेयर नॉलेज हैं। नॉलेज दे देंगे। क्योंकि देखो जो योगिनी दशा है 36 साल की, उसके हिसाब से हम बताएं, या राशियों की दशा चलती है उसमें क्या क्या कहते हैं जेमनी में, वो जी। बताएं, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। है हमारे इधर जो नॉर्थ फॉलो करते हैं वो विंशोत्तरी दशा ही फॉलो हाँ, की। विंशोत्तरी। अब वैसे नॉर्थ इंडिया में या यूँ कहना व्हाइट है, अब कोई व्हाइट वे व्हाइट साइंस में तो वही यूज होती है। अब जी, कोई जी। योगिनी पे भी काम करने वाले काम करते हैं, जी, या उसमें जो हमने बताया जेमनी पर, उसमें राशियों की दशाएं चलती हैं बजाय ग्रहों के। जी सर। जेमनी जो चलता है उसमें राशियों की दशा चलती है, जी तो सर। वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, विंशोत्तरी का एक हम जो है इंट्रोडक्टरी जरूर कराएंगे। जी सर, थैंक यू सर। और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, हाँ, कि बताइए। ट्रांजिट को देखना और थोड़ा सा बताइएगा सर तो हमें। बताएं, जब दशाएं बताएंगे तो बट नेचुरल ट्रांजिट बताएंगे, बस बगैर उसके तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ट्रांजिट और वर्षफल मुझे थोड़ा सा वही वर्षफल तो एक अलग सब्जेक्ट है, वो फिर बेसिक वालों को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सिलेबस। नहीं, अच्छा सर, एक चीज और क्लियर कीजिए कि सब्जेक्ट ही क्या अपने आप में इतना अलग है कि वो तो पूरा एक सब्जेक्ट है, और ताजिक शास्त्र आ जाएगा, ताजिक आ वो तो जाएगा। ताजिक का एक सब्जेक्ट है। हाँ वो जी। हम फ्यूचर में सोचेंगे आप डिजाइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट कोर्सेज के का। हिसाब से कि अच्छा हम जी। ताजिक शास्त्र मतलब और उसके साथ ही हॉररी, उन जी, दोनों जी। का एक बनाए, कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनका हम ना। अभी हाँ इसमें सर, प्लीज। अभी आपको हॉररी दे दो, अभी इसमें हॉररी नहीं, हम जो है बेसिक कंसेप्ट लेके आए हैं। इसी के लिए भी जो न्यू कमर्स है उनको बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके या बाद धीरे धीरे ऐसे कैप्सूल लोग कोर्स हैं आते जिन्होंने जाएंगे। जगह जगह तो कर लिया है, लेकिन अभी भी वो जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्होंने एडवांस कर लिए, या उन्होंने कहा भाई ये सपोज करो फॉर एग्जांपल वास्तु कर लेते हैं, अब वास्तु में सीधे चले गए, जबकि उनको वैदिक का एबीसीडी नहीं पता। तो ठीक है, वहाँ वास्तु सीख रहे हैं, अपने तरीके से सीख रहे हैं, नो डाउट, जहाँ भी सीख रहे होंगे, लेकिन वास्तु में भी बगैर वैदिक के सहारा नहीं मिलता। जी सर। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन मैम, हम उसको ऐड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निखिल जी। एनी क्वेरी? और कोई कुछ पूछना चाहेगा? विवेक जी, प्रमोद जी का तो हो गया है, एंड मीनू कपूर जी, मीना जी, प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड ताकि हमें पता लग सके कौन क्वेरी पूछना चाहता है। अंजू जी का है, एक बार अंजू जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अंजू जी, आप अनम्यूट है जी। हाँ जी, पालीवाल जी, एक सजेशन है, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, हाउ डज योर वेयर हैव यू टेकन दिस एजुकेशन and how long you have been practicing and what are you doing these days and what does your day look like? देखिए तो मैडम, अगर हम लोगों का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे इंस्टीट्यूशन से, तो हम सभी चारों लोग आईका से प्रोडक्ट हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस सोसाइटी सर। ओके, है ना, हम सभी के सभी वहाँ के प्रोडक्ट हैं, और मैं वहाँ अभी भी पोस्ट विशारद कर रहा हूँ, अभी भी टच में हूँ, और जो मैं अदर वे में भी उसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ से कमिटेड हूँ। अच्छा, this is something you have a
कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल नॉट जो कुछ भी डिस्क्लोज। है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं वहां से भी ऑल फाइन। हम तो है ना। आपसे अगर कांटेक्ट, अब हम जैसे कोर्स करेंगे तो हाँ, क्वेश्चन आंसर वो तो आप देंगे ही, हाँ, तो आपकी अवेलेबिलिटी एंड ऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है तो यू फील गुड। हाँ। अभी बाय द वे पवन जी ने वो स्क्रीन नहीं दिया, लेकिन हम लोग नंबर सबके चारों के जो हम लोग जो हमारी ये ग्रुप है, हम सभी काम करते भी हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, कोई स्टडी करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा आपको अभी से ही बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग के हिसाब से नहीं चल रहा। हम लोग जो भी रेमेडी सजेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, औरों की मैं नहीं जानता। मैं रेमेडी सिर्फ और सिर्फ वैदिक के हिसाब से चलता हूँ, है ना। ये मेरी अपनी कंसेप्ट है। मैं देवों की शरण में जाना पसंद करता हूँ बजाय इधर उधर के घूमने के। तो ये मेरा अपना ओन एटीट्यूड है, मगर इस मामले में कि मैं वैदिक ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सात्विक चीजें ज्यादा बेटर होती हैं। यस यस। ऑलराइट, थैंक यू। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैन प्लीज रेज योर हैंड्स, योर वर्चुअल हैंड्स, वर्चुअल जूम हैंड्स। पवन जी एक बार आई थिंक सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि अनम्यूट कर रखा है। अच्छा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नहीं, प्लीज अभी अनम्यूट नहीं हुए, सभी म्यूट हैं। हाँ, दे हैव टू अनम्यूट देयरसेल्फ ना। तो बहुत से लोगों को हो सकता है आइडिया ना हो हैंड रेज का, तो अनम्यूट कर दीजिएगा सभी। सबको आइडिया है सब। रचना जी, अभी तो सब अनम्यूट, अभी तो सब म्यूटेड थे पालीवाल जी, अभी सब म्यूट थे। नहीं, अनम्यूट सबको कर रखा है, वो खुद अनम्यूट कर सकते हैं अभी। रचना जी, विवेक जी अपने क्वेश्चंस बताइए। रचना जी अनम्यूट कर लीजिए, आप तो हमारे बहुत पुराने मेंबर्स हैं। विवेक जी, तो आई थिंक लगता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कैन वी वाइंड अप? यस। तो उसके बाद हम जो भी है पेमेंट के जो भी लिंक्स हैं हम अपने शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जैसे जिसने ज्वाइन करना होगा, किसी का क्वेश्चन वहां पर होंगे तो आप अपने क्वेश्चन वहां पे भी पूछ सकते हैं, तो उसके हम रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स देने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देना पवन जी। रिकॉर्डिंग लिंक आपको आज रात को मिल जाएगा या फिर मैक्सिमम कल सुबह तक मिल जाएगा। तो इफ यू स्टिल